संजीव श्रीवास्तव साहब, देखिए ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है, तीखे चुपते सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल जो ये 2024 की बात हुई, आचार्य जी ने कहा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा 2024 पर। ममता बनर्जी कह रही बीजेपी के अंत की शुरुआत है, राहुल गांधी कह रहे हैं यहां से हर चुनाव में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ है। आपको लगता है यहां से 2024 पढ़ना जरा दूर की कौड़ी है या वाकई जो आचार्य जी कह रहे हैं वो हो सकता है? देखिए सौरभ, आपने जो पिछली बार अपने इंट्रो में जिस वाक्य का प्रयोग किया था मैं वही दोहरा देता हूं। आपने कहा था क्या विपक्ष इसमें 2024 के नतीजों की आहट देख रही है, तो वो आहट देखने वाली बात तो सही है, लेकिन क्योंकि आहट देखना उनका अधिकार है, उनके समीकरण खुले हैं। आज अगर सपोज कांग्रेस हार जाती तो हम सब यही कहते ना कि 2024 का खेल खत्म, बिल्कुल हालत पतली, विपक्ष का कोई हिसाब नहीं हो सकता। तो अगर वो जीते हैं तो आहट देखना जो आपने मुहावरे का प्रयोग किया, कम से कम उतना तो सही है कि आहट देखने का अधिकार भी है और संभावनाएं खुलती भी हैं। एक बड़ी स्टेट का चुनाव कांग्रेस ने जीता है, विपक्षी एकता को संबल मिलता है, बीजेपी का अभेद्य दुर्ग है, इनको कोई कभी हरा ही नहीं सकता, आएगा तो मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, उन सब बातों के खिलाफ खड़े होने का मौका, अवसर मिलता है। अब ये आने वाले 10 महीने के अंदर चुनाव तक, एक साल में जिस तरह के समीकरण बैठेंगे, जिस स्तर की विपक्षी एकता होगी, साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के क्या नतीजे रहते हैं, वो सब चीजें मिलकर कहीं निर्धारित करेंगी कि क्या परिस्थिति बनती है। तो वो, और ये भी बात सही है एक लेवल पे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग है। लोकसभा में मोदी जी अपना बीजेपी का और स्वयं का प्रतिशत 10% बढ़ाते हैं। कर्नाटक में 50% से ज्यादा था, अभी 36.5-36% रह गया, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए 4-5 स्टेट्स बिल्कुल खुल गई हैं। एक तर्क जफर इस्लाम साहब ने दिया कि पिछली बार 18 थी, अब की बार 35 आएंगी पश्चिम बंगाल में। तो दूसरा तर्क ये है कि पिछली बार 18 इस वजह से आई कि बहुत लोगों को लग रहा था ममता जाएंगी, विधानसभा भी हारेंगी, बीजेपी का पलड़ा बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो 18 आई। अब जब ममता रह गई हैं, बीजेपी वहां पे पीछे नजर आती है स्पष्ट तौर पे लोकल पॉलिटिक्स में, तो पता नहीं 18 भी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो पश्चिम बंगाल की स्टेट है, बिहार में वो पहले मैक्स हो चुके हैं, वहां की सोशल इंजीनियरिंग बदल चुकी है, नीतीश आरजेडी कांग्रेस के सामने बीजेपी अकेली है, वहां पे क्या इक्वेशन बनती है। और महाराष्ट्र में असली शिवसेना जनता किसको मानती है, जो विगाड़ी है एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, उनका कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाता है। ये तीनों कम से कम इनमें से 2 स्टेट्स तो वहां जब बीजेपी बहुत अच्छी सीट्स लाई थी। तो बीजेपी की समस्या ये है कि राजस्थान में से 25 तो नहीं ला सकती ना, उससे ज्यादा नहीं ला सकती, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 से ज्यादा नहीं ला सकती, गुजरात में 26 से ज्यादा नहीं ला सकती। तो ये जो स्टेट्स खुल गई हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं 2024 का इलेक्शन भी नई संभावनाओं की आहट दिखने लगी है विपक्ष को। मैं देवेंद्र के पास ये सवाल लेकर के जाता हूं। देवेंद्र, आज भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के बाद केवल जो मंथन कर रही होगी वो कर्नाटक की विधानसभा चुनावों की हार क्यों हुई इसको लेकर के ज्यादा होगा, या कहीं इसमें 2024 के भी समीकरण टटोले जा रहे होंगे? और निश्चित तौर पर कर्नाटक चुनाव में हार को लेकर ही होगा। जो गलतियां पार्टी से हुई हैं और पार्टी के शीर्ष स्तर पर जिसका रियलाइजेशन हो गया था चुनाव के दरमियान, उसको लेकर मंथन होगा। कर्नाटक का चुनाव लोकसभा चुनाव को अलग कैसे देखना चाहिए सौरभ? अगर पूर्व के उदाहरणों को देख ले, 2008 का जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, 2009 का लोकसभा का जो चुनाव था अलग था, 2013 का जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, 2014 का लोकसभा चुनाव था वो अलग था, 2018 का कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो अलग था। इससे सीधा समझा जा सकता है कि उस एक विधानसभा के चुनाव के नतीजों के आधार पर आप अगले लोकसभा चुनाव के आधार पर आकलन करें तो वो गलत होगा। दूसरा चीज़ कि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, जैसे दिल्ली का आप उदाहरण लें, दिल्ली के उदाहरण में बीजेपी को लोकसभा में जबरदस्त सफलता, विधानसभा में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ता है, और ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। असल मसला ये हो जाता है कि कोई भी चुनाव अब जब हो रहा है वो उस समय चुनाव वोटर को पता होता है कि उस किसके लिए वोट करना है। जैसे कर्नाटक में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग ज़बरदस्त आते थे। रैलियों को अगर आप ये कहें कि नहीं बीजेपी का संगठन ऐसा था कि वो लोगों को लेके आता था, तो फिर रोड शो में तो आप किसी को नहीं कह सकते ना कि सामान्य लोगों को घर से बाहर निकाल के 26 किलोमीटर रोड शो में खड़ा रखें। वो दीवानगी दिखी, लेकिन वो दीवानगी वोट में इसलिए कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि ये चुनाव कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के लिए ये मोदी के लिए नहीं है,
मोदी के कहने पे किसी और को वोट करना और नरेंद्र मोदी को वोट करना, उसमें फर्क होता है। और वहां पर निश्चित तौर पे वो मामला बिल्कुल ओपन रहेगा। बीजेपी के लिए जो कंसर्न है, जैसा कि संजीव जी कह रहे थे, वो कंसर्न महाराष्ट्र और बिहार, ये दो स्टेट ज्यादा रहेंगे, ना कि कर्नाटक में हार। कर्नाटक में हार हुई है इसकी वजह से कि कर्नाटक में हम पिछली बार 28 में 26 सीट जीते थे, इस बार क्या होगा, या इस बार विधानसभा हारने की वजह से उस पर कोई बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये चिंता नहीं होगी? बिल्कुल चिंता नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 उदाहरणों को देख लीजिए आप, कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव, वो एक बहुत आसान उदाहरण है सैंपल के तौर पर समझने के लिए कि विधानसभा का लोकसभा के चुनावी नतीजों पर असर इस रूप में नहीं पड़ता। बड़ा कंसर्न ये जरूर रहेगा कि सांगठनिक स्तर पर आपने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों को नहीं दोहराना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।